नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों और सगे संबंधियों को शेयर करें ताकि आप सभी को एक अच्छी और सटीक जानकारी तथा मार्गदर्शन मिलता रहे। आज एक बहुचर्चित विषय विश्व समुदाय में चल रहा है, एक वैश्विक संकट जो तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा माना जाता है कि यह संकट अगर नहीं रुका तो अनेक देश इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और इसका दुष्प्रभाव या परिणाम बड़ा खतरनाक साबित होगा। इसी संदर्भ में आज हम ईरान के साथ जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसके संबंध में विचार करेंगे तथा ये समझेंगे कि ईरान का इतिहास क्या रहा है, वर्तमान में ईरान की समस्याएं क्या है या क्यों उसके ऊपर इजराइल और अमेरिका द्वारा मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। मित्रों, ईरान का तात्पर्य होता है आर्यों की भूमि। इस्लाम से पूर्व ईरान जो है मुख्यतः पारसी समुदायों का केंद्र था। ईरान, आप लोगों को मालूम होगा, प्राचीन काल में ईरान तक भारत की सीमाएं ईरान तक विस्तृत थी, चाहे वो मौर्य काल हो चाहे गुप्त काल हो। साथ ही साथ रेशम मार्ग जो तुर्की होते हुए यूरोप से जोड़ते हुए ईरान होते हुए आपके अफ़गानिस्तान से ऊपर कश्मीर वाले क्षेत्र से चाइना जाता था। इन सब में कनिष्क साम्राज्य का जब इतिहास पढ़ते हैं तो काफ़ी क्षेत्र पूरा अफ़गानिस्तान से लेते हुए और उत्तरी और पश्चिम पूर्वी ईरान तक एक तरह से अधीन राज्य या शासक शासन करते थे। तो इस संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं तो ईरान का इस्लामीकरण किस तरह हुआ। ईरान में 650 ईस्वी के लगभग इस्लामी विजय होती है और यहाँ पर इस्लामीकरण होता है। पारसी समुदाय, बौद्ध और हिंदू संबंधी धर्म से जो भी लोग यहाँ पे निवास करते थे, धीरे धीरे उनको या तो धर्मांतरण करा दिया गया या उन्हें वहाँ से प्रवासित करा दिया गया। ईरान में तिमुरिद राजवंश की स्थापना 1370 में होती है। ये 1507 तक शासन करते हैं। इस्लामीकरण होने के काफ़ी पश्चात एक ऐसा क्षेत्र बनता है ईरान में जहाँ तिमुरिद राजवंश शुरुआत होती है। उसके बाद सफ़ाविद शासन करते हैं और ये 1507 से लेके 1736 तक शासन करते हैं। सफ़वी शासकों ने ही ईरान को शिया समुदाय बाहुल्य क्षेत्र बनाया। सफ़वी जो शासक थे, इन्होंने ईरान में सुन्नी की जगह शिया समुदाय को ज़्यादा प्रश्रय दिया अपने यहाँ। उसके पश्चात काजर राजवंश शासन करता है। काजर ये 1736 से लेकर 1925 तक शासन करता है और इसके पश्चात आता है पहलवी वंश 1925। पहली बार पहलवी वंश ने पहली बार ये प्राचीन काल से ईरान पर्सिया के नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन पहली बार 1925 में जब पहलवी शासक यहाँ साम्राज्य स्थापित करते हैं तो पर्सिया का नाम बदल के ईरान कर देते हैं। इसी समय क्या होता है कि ईरान नाम रख दिया जाता है पर्सिया क्षेत्र का। 1905 और 6 में यहाँ एक संवैधानिक क्रांति होती है। 1905-6 में एक संवैधानिक क्रांति होती है और पहली बार यहाँ पे संसदीय व्यवस्था के तहत यहाँ की संसद मजलिस की स्थापना होती है, अर्थात ईरान में संसदीय व्यवस्था की नींव रखी जाती है।
आगे चल के 1989 में जनमत संग्रह द्वारा ईरानी गणराज्य की स्थापना होती है। क्या होता है? ईरानी गणराज्य की स्थापना होती है 1989 में। और 1989 में ही एक अच्छी या बहुत महत्वपूर्ण खबर थी कि यहाँ पे खामनेई वर्ग जो थे, धार्मिक गुरु थे अयातुल्ला खामनेई, इनका वर्चस्व बढ़ता है, इनकी सत्ता स्थापित होती है। अब यहाँ पे धार्मिक गुरु के नाम पे इनका वर्चस्व बढ़ता है। बाद में ये राजनीतिक शक्तियों का केंद्रीकरण करके एक तरह से तानाशाही शासन पद्धति को ईरान में लागू करते हैं। और यहीं से ईरान कट्टर जो शिया वर्ग है वो काफ़ी उदार माना जाता है इस्लाम में। परंतु ईरान ऐसा देश था, जब खामनेई यहाँ के मुखिया बनते हैं तो ईरान में कट्टर पंथ को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। उदारवाद, स्वच्छंदतावाद आदि जैसी नीतियों पर प्रतिबंध लगाया जाने लगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक खामनेई विरोधी गुट भी था जो स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व देता था और वह अक्सर विरोध प्रदर्शन करता रहता था इन कुरीतियों या कट्टरता के विरोध में। 19 अगस्त 1953 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। अमेरिका की जांच खुफिया एजेंसी CIA, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA प्लस ब्रिटेन की एजेंसी ने मिलकर ईरान में सत्ता राजनीतिक संबंध जो था मतलब यहाँ पे क्या करते हैं कि सत्ता परिवर्तन करा देते हैं। सत्ता परिवर्तन के तहत मोहम्मद मोसादेक को सत्ता से बाहर कर देते हैं और अपनी मनपसंद सरकार, मतलब अपनी मनपसंद किसी नेता को यहाँ का मुखिया बनाते हैं। 1789 में इस्लामिक क्रांति होती है। इस्लामिक क्रांति के पश्चात क्या होता है कि अमेरिका और उसके सदस्य देश जो ईरान से राजनयिक और सामरिक संबंध या व्यापारिक संबंध बनाए थे, उन पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगता है और ईरान की विचारधारा रसिया, चाइना या भारत जैसे देशों के साथ घनिष्ठता से बढ़ने लगती है और अमेरिका से उसकी दूरी बढ़ने लगती है। अमेरिका और ब्रिटिश संसद के दबाव में ही ईरान में एक समझौता होता है जिसे तेल समझौता कहा जाता है। कंसोर्टियम समझौता होता है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति D. आइजनहावर और ईरान के मध्य नागरिक उपयोग शांति समझौता के तहत, याद रखिए, शांति समझौता के तहत परमाणु कार्यक्रम नागरिक उपयोग हो, मतलब कहना यह है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए, बिजली उत्पादन या ऊर्जा उत्पादन, शक्ति उत्पादन के लिए परमाणु आधारित ऊर्जा गृह, न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करने की छूट दी जाती है। एक समझौता होता है दोनों देशों के बीच में। 1960 में ओपेक की स्थापना होती है। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ईरान की यात्रा पे आते हैं। 1980 में ईरान और इराक के मध्य काफ़ी संघर्ष होता है। इन तीनों चारों घटनाओं के परिणाम स्वरूप ईरान में अमेरिका का वर्चस्व जो था वो समाप्त होने लगता है धीरे धीरे और अमेरिकी विवाद बढ़ने लगता है ईरान से। अमेरिका द्वारा 1996 में यह आरोप लगाया जाता है कि ईरान ने खतरनाक परमाणु हथियार निर्माण को प्रश्रय दिया है, बढ़ावा दिया है, अर्थात परमाणु बम जैसे आविष्कार को संपन्न कर लिया है और यह विश्व समुदाय से इस बात को छिपा रहा है। परंतु ईरान हर बार इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नकारता रहा है कि ईरान के पास कोई भी घातक हथियार या परमाणु हथियार हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल का यह आरोप है, कई बार मंचों पे बोला जाता है कि ईरान परमाणु संपन्न देश है और यह इस बात को छिपाता है। अभी हाल में 28 फरवरी 2026 को जब ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से बमबारी की और यहाँ के
धार्मिक नेता या कह दे तानाशाह या कह दे सर्वे सर्वा अयातुल्ला खामनेई जहाँ पे मतलब उनका ठिकाना था उस पर बमबारी करके उन्हें मार दिया जाता है। और जब इनकी मृत्यु होती है खामनेई की, उसके बाद से चीज़ें बहुत ख़तरनाक स्तर पर चली गईं। ईरान कई देशों पे अटैक करने लगा, आक्रमण। तो चूँकि अमेरिका की दूरी ईरान से काफ़ी है, तो वह डायरेक्ट मिसाइल इतनी लंबी दूरी के अभी नहीं बना पाया कि वह सीधा अमेरिका पे गिरा सके। तो उसने किया क्या कि उसने इजराइल पे अटैक करना शुरू कर दिया। अमेरिकी जो बंदरगाह थे, अमेरिका के जो सैन्य बेस अड्डे थे, अमेरिका के जो हवाई पत्तन में इन्वेस्टमेंट है कंपनियों में या ऊर्जा तेल उत्पादक कंपनियों में, इन सब पे संयुक्त रूप से मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया ईरान ने, और बड़े स्तर पे किया, जिसकी उम्मीद अमेरिका को शायद नहीं थी। क्योंकि अमेरिका को लगा कि हमने इतनी बड़े स्तर पे बमबारी की है और उसके पश्चात ईरान टूट जाएगा, और वहाँ का एक जो वर्ग है जो खामनेई के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है, वह सड़क पे आएगा और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। परंतु ऐसा अभी तक नहीं हुआ। अभी तक ईरान ने भरपूर और कठोर प्रतिघात किए हैं, जिसकी वजह से इजराइल तो पीछे नहीं झुकने वाला है अभी तक जो परिणाम दिख रहे हैं। परंतु अमेरिका का बहुत हानि हो रही है, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से। इसलिए ट्रंप प्रशासन या डोनाल्ड ट्रंप कई मुद्दों पे अब बोल चुके हैं कि ईरान जो है समझौता करने के पक्ष में है और जल्द ही समझौता हो जाएगा। जबकि ईरान ने इस बात का हर बार खंडन किया है कि अमेरिका से उसकी कोई बात हो रही है समझौता करने के लिए, और यह अभी समाप्त नहीं होने वाला है युद्ध। ईरान ने एक चीज़ और बहुत बड़ी की। ईरान ने किया क्या, खामनेई की मृत्यु के पश्चात अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल पर अटैक किया। ईरान ने पड़ोसी देशों जिसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान पर बंदरगाह, हवाई अड्डे, तेल उत्पादक केंद्र, अमेरिकी दूतावास इत्यादि पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए। अमेरिकी और इजरायली जो डिफेंस सिस्टम है उसको तहस नहस कर दिया। ईरान ने एक ऊर्जा संकट की नींव खड़ी कर दी। पर्शियन गल्फ जो है, अरेबियन गल्फ जिसे कहा जाता है, यह एक सकरे रास्ते हार्मुज जलसंधि से अरब सागर को जोड़ता है। फिर यहाँ से बड़े स्तर पर पेट्रोलियम और गैस का निर्यात किया जाता है। यह सभी देश पेट्रोलियम और गैस संपन्न देश हैं। यहाँ पे कई ऐसे बंदरगाह हैं जो विश्व के जहाजी पानी के जहाज़ों के आवागमन को संचालित करते हैं तथा पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं। इस जलसंधि पर ईरान ने नियंत्रण स्थापित करके यह दर्शाया या यह प्रयास किया कि कोई भी जहाज न तो आ सकता है न जा सकता है, जिससे इस क्षेत्र पर ईरान का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया और वैश्विक ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। बड़े दो चार देशों को छोड़ दे तो लगभग सभी देश पेट्रोलियम और गैस की किल्लत से इस समय जूझ रहे हैं। इसका भुक्तभोगी आप भारत को भी देख सकते हैं कि भारत में एलपीजी गैस सिलेंडरों की क्या किल्लत है, किस तरह से मारामारी है। पेट्रोलियम के भंडारों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत अन्य देशों से पेट्रोलियम मंगाने का भारत सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इन सब संघर्ष के वातावरण में विश्व के जो विभिन्न देशों के राजनयिक संबंध हैं, विदेशी संबंध, उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ भारत सरकार इजराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते रखना चाहती है, एक तरफ भारत सरकार का ईरान के साथ भी अच्छे राजनयिक संबंध रहे हैं पहले से ही। तो वह दोनों मुद्दों पर किसके साथ खड़ा होगा यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए भारत सरकार शांति के मार्ग पर चलते हुए कुछ न बोलने, इस पर किसी भी विषय पर टिप्पणी न करने की नीति पर कार्य कर रहे, क्योंकि भारत चाबहार बंदरगाह पे इन्वेस्टमेंट किया है। भारत तापी परियोजना के माध्यम से गैस पाइपलाइन बिछाने पे
प्रयासरत है, समझौते हुए हैं इस मुद्दे पे। और साथ ही साथ इजराइल के साथ भारत के तकनीकी संबंधों में इस समय काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर इस युद्ध का कारण देखा जाए तो ये सहसा कोई कारण नहीं रहा, इसका कारण काफ़ी पहले से ही अनुभव किया जाता रहा है कि यहाँ पे संघर्ष का एक वातावरण बन रहा है। ईरान पे अमेरिका और इजराइल के आक्रमण के मुख्य कारणों में देखा जाए तो ईरान पर यह पहला आरोप लगाया जाना कि यह परमाणु संपन्न देश बन गया है, और अगर इसके पास परमाणु शक्ति है तो यह विश्व के किसी भी देश पर कभी भी अटैक कर सकता है, जो समाज या मानवता के लिए खतरा है। जबकि ईरान कई मुद्दों पर कहता है मेरे पास हथियार नहीं है ऐसे। दूसरी बात वर्चस्व की लड़ाई है। अमेरिका इस गल्फ कंट्रियों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। यहाँ पे पहले आप देखेंगे तो सद्दाम हुसैन को मारा गया, फिर अफ़गानिस्तान पे काफ़ी संघर्ष चला। अब ईरान जब अमेरिका के अधीन या कह दें अमेरिका के इशारों पे काम नहीं कर रहा है तो उसकी आंखों में खटक रहा है। इसीलिए इजराइल के क्षेत्र पे वर्चस्व स्थापित करने में अमेरिका को समस्याएं हो रही है। इसलिए इजराइल के को साथ मिलाते हुए ईरान पे अटैक किए जा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि ईरान द्वारा फ़िलिस्तीन, इजराइल का यह आरोप रहता है कि ईरान जो है HHH, हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे आतंकी संगठनों को प्रश्रय देता है, आर्थिक मदद देता है, हथियार देता है, रसद सामग्री इत्यादि की मदद करता है, जो HHH इजराइल के क्षेत्र पे बराबर अटैक करते हैं। तो यह एक 3 आरोप जो है मुख्य रूप से ईरान पे लगाए जाते हैं, जबकि ईरान इन चीज़ों का खंडन करता रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत और इजराइल के आतंकवाद से निपटने के लिए बहुत अच्छे समझौते हुए हैं, क्योंकि भारत भी पाकिस्तानी आतंकवाद से पीड़ित है और इजराइल भी SSS से पीड़ित है। इजराइल की स्थापना के पश्चात से ही इजराइल तो लगातार संघर्षों से, युद्धों से लड़ता चला आ रहा है। तो इजराइल की भी अपनी समस्याएं हैं। इस प्रकार इस वैश्विक संकट की वजह से देखेंगे तो हम ऊर्जा संकट बहुत बड़े स्तर पर फैल रहा है, और इसका भुक्तभोगी भारत भी है। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है, भगवान करे, कि यह युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए और यह ऊर्जा संकट ज़्यादा खतरनाक रूप न ग्रहण करे। इसी संदर्भ में हम अब कुछ प्रश्न देखेंगे। ईरान का जो देश है, ईरान के संदर्भ में पढ़ने का प्रयास करेंगे। यह बड़ा विविधतापूर्ण है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्थल रूप, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। यहाँ पर जाग्रोस पर्वत और एलब्रुज बुर्ज पर्वत पाया जाता है। यहाँ पे रेगिस्तानी क्षेत्र भी है। दस्त कबीर, दस्ते लूट जैसे गर्म स्थल हैं। इसका एक क्षेत्र कैस्पियन सागर से मिलता है। इधर उत्तर का क्षेत्र जो कश्मीर सागर से मिलता है, काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है। ईरान के पास पेट्रोलियम और गैस, प्राकृतिक गैस के भरपूर भंडार भी हैं। तो कई अनेक देश इसके साथ पेट्रोलियम और गैसों का आयात निर्यात करने के लिए, संबंध बनाने के लिए भी तैयार रहते हैं। दक्षिण में इसके फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है। ईरान के पास बहुमूल्य पेट्रोलियम संसाधन है। भारत सरकार तापी परियोजना पेट्रोलियम गैसों के निर्यात मतलब परिवहन के लिए ही प्रयासरत थी, परंतु पाकिस्तानी रुकावटों की वजह से, अड़चनों की वजह से यह परियोजना भी सफल नहीं हो पाई। नहीं तो प्राकृतिक गैस सीधा ईरान से भारत आता। अब हम एक चीज़ देखना चाहेंगे, ईरान के पड़ोसी देश कौन है, जहाँ से प्री परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। ईरान के पड़ोसी देशों में देखेंगे तो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ऊपर कैस्पियन सागर है, फिर अजरबैजान है और ये आर्मेनिया है। आर्मेनिया के पश्चात इराक है। कुवैत की सीमा इससे नहीं लगती, पर्शियन गल्फ की सीमा लगती है। तो कुल मिला के ईरान के पड़ोसी देश कितने हैं? 7। 1 2 3 4 तुर्की
5 6 एक देश और है, रुक जाइए 1 मिनट, 7 देशों की सीमा ईरान से लगती है। पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया 3, और अज़रबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, इराक। तो ये कुल 7 देशों की सीमा आपकी ईरान से टच करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी किसी क्षेत्र में इस तरह के वैश्विक संकट उत्पन्न होते हैं तो प्री परीक्षा में अवश्य इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में आरओ की परीक्षा में इजराइल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इजराइल की सीमा किस देश से नहीं लगती है, तो याद रखिएगा ईरान की सीमा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और इराक से स्पर्श करती है। 2 महासागर मतलब सागरों से करती है, कैस्पियन सागर, एक गल्फ की खाड़ी से, और सीधा नीचे जाके ओमान की खाड़ी से इसकी सीमा स्पर्श करती है। इस तरह ईरान की सीमा है, जिससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।